हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीएससी सीएससी मेंस पेपर के जीएस 1 पेपर 2013 का। तो जैसा कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका जनरल इंस्ट्रक्शन हो गया, जिसमें आपका हम लोग मेनली फोकस करेंगे आपका क्वेश्चन पर। तो ये इसमें आपका 25 क्वेश्चंस हैं और ईच क्वेश्चन इज़ कंपलसरी। सब क्वेश्चन आपका कंपलसरी है और सब क्वेश्चन आपका 10-10 मार्क्स का है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका है कि दो नॉट वेरी यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए कनेक्टेड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथर्न इंडिया, द संगम लिटरेचर पोर्ट्रे द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इट्स टाइम विथ रिमार्केबल विविडनेस। कमेंट। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से अधिक उपयोगी न होते हुए भी संगम साहित्य उस समय की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का अत्यंत प्रभावी शैली में वर्णन करता है। टिप्पणी कीजिए। तो देखिए, यहाँ आपका मेनली संगम लिटरेचर के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, वहाँ किस तरह का मतलब ये दक्षिण भारत के जो राजनीतिक इतिहास थे इसके दृष्टि से आपका संगम साहित्य सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन हो गया जो कि जीएस 1 में पूछा गया। ये भी 10 मार्क्स का है। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि हम लोग ऐसे सीरीज शुरू कर रहे हैं तो आप लोग इसको मार्क करते जाइएगा। ठीक है, जो टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो ये आपका संगम लिटरेचर से, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, संगम लिटरेचर से क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग को वहाँ से आर्ट एंड कल्चर में इसका बारे में मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं अगर, तो इसमें क्या है ना, डिस्कस द तांडव डांस एज रिकॉर्डेड इन अर्ली इंडियन इंस्क्रिप्शन। देखिए, तांडव डांस के बारे में बताया है, मतलब लिखना है, जो कि इंडियन इंस्क्रिप्शन में मतलब पहले होता था। तो इसके बारे में आपको 100 वर्ड्स में लिखना है। आरंभिक भारतीय शिलालेखों में अंकित तांडव नृत्य की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर 2 का ये हो गया। अब 2 का भी में अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या है, चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट ए हाई वाटर मार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। देखिए, इसमें आपका चोला आर्किटेक्चर के बारे में बताया गया है कि ये आपका रिप्रेजेंट करता है हाई वाटर मार्क। ठीक है, टेम्पल के इवोल्यूशन, टेम्पल आर्किटेक्चर के इवोल्यूशन से। ठीक है, ये किस तरह, तो आपको इसमें लिखना है। इसको अगर हम लोग हिंदी में भी आपका दिए गए, मंदिर वास्तुकला के विकास में चोल वास्तुकला का उच्च स्थान है, विवेचना कीजिए। ये भी आपका 5 मार्क्स का 100 वर्ड का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आपका आता है क्या ना, डिफाइंग द बैरियर ऑफ एज, gender and religion, the Indian women become the torch bearer during the struggle for freedom in India। देखिए, आयु, लिंग तथा धर्म के बंधनों से मुक्त होकर भारतीय महिलाएं भारत के स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी बनी रही, विवेचना कीजिए। देखिए, इसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बारे में आपको मॉडर्न हिस्ट्री के आपका स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा, वहाँ से रिफ़र कीजिएगा इसके डिटेल के बारे में। ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि 200 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, फिर अगला आता है आपका, सेवरल फॉरेनर मेड इंडिया देयर होमलैंड एंड पार्टिसिपेटेड इन वेरियस मूवमेंट, एनालाइज देयर रोल इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बहुत सारे फॉरेनर भी आपका इंडिया में आपको तो बस गए थे और पार्टिसिपेट किए थे भारतीय मूवमेंट में। तो इसमें आपका इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में उनका क्या योगदान है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ अगर हम लोग हिंदी में देखें तो इसका बताया गया कि अनेक विदेशियों ने भारत में बसकर विभिन्न आंदोलन में भाग लिया, भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उनकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो ये भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। ये आपका 200 वर्ड्स का 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि स्पेक्ट्रम में इसके बारे में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इन मैनी वेज लॉर्ड डेलहाउस
वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया? इलेबोरेट। लॉर्ड डलहौसी के बारे में यहाँ बताया गया है कि वो मॉडर्न इंडिया का फाउंडर है, किस प्रकार। ठीक है, तो ये भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका 6 है, क्रिटिकली डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय आचार्य विनोबा भावे एंड देयर सक्सेस। आचार्य विनोबा भावे के भूदान व ग्रामदान आंदोलन के उद्देश्यों की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए और उनकी सफलता का आकलन कीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, जय जवान जय किसान नारे के उद्भव और महत्ता पर एक समालोचनात्मक लेख लिखिए। देखिए, आपको जय जवान जय किसान पर एक आपको लिखना है, राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन द इवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्लोगन जय जवान जय किसान। ये किस तरह इवोल्यूशन हुआ, इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या रहा। ठीक है, जय जवान जय किसान के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, ये एक्चुअली आपका मॉडर्न हिस्ट्री से था ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या है ना, डिस्कस द कंट्रीब्यूशंस ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद टू प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का क्या योगदान रहा आपका प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में, उसके बारे में इसमें लिखना है। स्वतंत्रता पूर्व व स्वतंत्रता उपरांत भारत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के योगदानों की विवेचना कीजिए। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 9 में आ रहा है कि एनालाइज द सर्कमस्टेंसेस दैट लेड टू द ताशकंद एग्रीमेंट 1966। यहाँ पर आपको ताशकंद एग्रीमेंट के बारे में लिखना है और उसका सर्कमस्टेंसेस क्या क्या हुआ। डिस्कस द हाईलाइट ऑफ द एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट का क्या क्या हाईलाइट था। उन परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए जिनके कारण वर्ष 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। समझौते की विशिष्टता की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मॉडर्न हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिटिकली एग्जामिन द कंपल्सन विच प्रॉम्प्टेड इंडिया टू प्ले ए डिसिसिव रोल इन द इमरजेंस ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो आपका इमरजेंस हुआ, इसके बारे में इंडिया के बारे में बताना है कि क्या योगदान रहा। उन परिस्थितियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए जिसके कारण भारत को बांग्लादेश के उदय में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करना पड़ा। ठीक है, ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन 200 वर्ड्स का है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या है ना, लेट कमर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन in Japan involved certain factors that were markedly different from what West had experienced. Analyze. विलंब से होने वाली जापानी औद्योगिक क्रांति में कुछ ऐसे कारण भी थे जो पश्चिमी देशों के अनुभवों से बिल्कुल भिन्न थे। विश्लेषण कीजिए, तो इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या है ना, अफ्रीका वाज chopped into states artificially or created by accident of European competition. Analyze. यूरोपीय प्रतिस्पर्धा की दुर्घटनाओं द्वारा अफ्रीका को कृत्रिम रूप से निर्मित छोटे छोटे राज्यों में काट दिया गया। विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आ रहा है या फिर फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा ना, गूगल में डायरेक्टली सर्च कीजिएगा, इससे आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 में है कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन वाज एन इकोनॉमिक रिवोल्ट अगेंस्ट मर्सेंटिलिज्म सब्सटेंशिएट। अमेरिकी क्रांति वणिकवाद के विरुद्ध एक आर्थिक विद्रोह था, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्या है 14 में, व्हाट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स वर डिप्लॉयड टू कंटेन द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में यहाँ लिखना है कि आर्थिक महामंदी से निपटने के लिए किन नीतिगत साधनों का प्रयोग किया गया था, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या है, डिस्कस द वेरियस सोशल प्रॉब्लम विच ओरिजिनेटेड आउट ऑफ द स्पीडी प्रोसेस ऑफ द अर्बनाइजेशन इन इंडिया। मतलब भारत में तीव्र शहरीकरण प्रक्रिया ने जिन विभिन्न सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है उनकी विवेचना करने बोल रहा है इसमें। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, मेल मेंबरशिप नीड्स टू बी इनकरेज्ड इन ऑर्डर टू मेक वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फ्री फ्रॉम जेंडर बायस।
मतलब आपका महिला संगठनों को लिंग भेद से मुक्त करने के लिए पुरुषों की सदस्यता को बढ़ावा मिलना चाहिए, इस पर आपको टिप्पणी करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखते हैं तो 17 में क्या है ना, क्रिटिकली एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द एजेड पॉपुलेशन इन इंडिया। यहाँ पे देखिए आपका इन्वायरमेंट ज्योग्राफी से भी आपको मान सकते हैं ये क्वेश्चन है। आपको भारत में वृद्ध जनसमूह पर वैश्वीकरण के प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण करने बोल रहा है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या आपका इफेक्ट पड़ता है जो एजेड पॉपुलेशन है उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में क्या है ना, ग्रोइंग फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन जनरेशन ऑफ डिमांड फॉर ए सेपरेट स्टेट। मतलब प्रादेशिकता की बढ़ती हुई भावना पृथक राज्य की मांग का प्रमुख कारण है, इस पर आपको टिप्पणी करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में यहाँ बोल रहा है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। डिस्कस द प्रोमिनेंट एविडेंसेस इन इट्स सपोर्ट। इसके लिए आपको एविडेंस देना होगा, ठीक है, जो कि इसको सपोर्ट करता है। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसके पक्ष में प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। ये भी आपका 100 वर्ड्स में आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है 19 का ए में। अब नेक्स्ट में है 19 का बी। इसमें क्या बोला गया ना, द रिसेंट साइक्लोन ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड फाइलिन, हाउ आर द ट्रॉपिकल साइक्लोन नेम्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, इलेबोरेट। मतलब भारत के पूर्वी तट पर हाल ही में आए चक्रवात को फाइलिन नाम से कहा गया है। तो संसार में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को कैसे नाम दिया जाता है, विस्तार में बताने बोल रहा है। ये 100 वर्ड्स में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या है ना, आपका ब्रिंग आउट द कॉजेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीट आइलैंड इन द अर्बन हैबिटेट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब आपका संसार के शहरी निवास स्थानों में ताप द्वीपों के बनने के कारण बताया पूछा गया है। इस पर भी आपको 100 वर्ड्स में लिखना है। 20 बी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फेनोमेनन ऑफ टेम्परेचर इन्वेशन इन मेट्रोलॉजी। या टेम्परेचर इन्वेशन से क्या समझते हैं उसके बारे में पूछा गया। यह भी आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। हाउ डज इट अफेक्ट वेदर एंड द हैबिटेट्स ऑफ द प्लेस। ये आपका वेदर और हैबिटेट्स पे किस प्रकार आपका मतलब ये अफेक्ट करता है, इसके बारे में यहाँ आपको लिखना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जिसका आप एक काम कीजिएगा, सब जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका क्या कीजिएगा ना, उस टॉपिक पे आपको गूगल में सर्च करना है और उस पर शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। ठीक है, कि ये जैसे कि 2013 का पेपर है तो इसमें से जितने भी आपका 25 क्वेश्चन है सबका 25 टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाए। 25 क्वेश्चन अगर आप शॉर्ट मतलब आप गूगल में सर्च कीजिएगा या फिर आप बुक में भी एनसीईआरटी बुक में भी ज्योग्राफी का मिल जाएगा, फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए भी मिल जाएगा आपका बुक में, फिर आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा, नहीं तो आप गूगल में भी डायरेक्टली सर्च करके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 22 में आपका ये में ब्रिंग आउट द कॉजेज फॉर मोर फ्रीक्वेंट ओकरेंस ऑफ लैंडस्लाइड इन द हिमालयन देन इन द वेस्टर्न घाट। लैंडस्लाइड आपका जो हिमालयन में होता है वो ज़्यादा होता है आपका वेस्टर्न घाट से। इसके लिए क्या कॉज है, मतलब पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में भूस्खलन की घटनाओं में प्राय होते रहने के कारण क्या है, इस पर आपको लिखना है। नेक्स्ट में आपका 22 का बी में है देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टाज बाय रिवर ऑफ वेस्टर्न घाट वाई। मतलब पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, ऐसा क्यों। ये भी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं 23 का ए में आपका है डू यू एग्री दैट देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ ओपनिंग न्यू शुगर मिल्स इन साउथर्न स्टेट ऑफ इंडिया, डिस्कस विद जस्टिफिकेशन। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत के दक्षिणी राज्यों में नई चीनी मिलें खोलने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, न्याय संगत विवेचन कीजिए, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर 23 का बी में आपका क्या है ना, एनालाइज द फैक्टर्स फॉर द हाईली डिसेंट्रलाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। मतलब भारत में अति विकेंद्रीकृत सूती कपड़ा उद्योग की स्थापना में कारकों का विश्लेषण करने बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 24 में क्या है, नाउ विद ग्रोइंग स्कार्सिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल द एटॉमिक
energy is gaining more and more significance in India. Discuss the availability of a raw material required for the generation of atomic energy in India and in the world. देखिए यहाँ एटॉमिक एनर्जी के बारे में पूछा गया है, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया। ठीक है, जीवाश्मी ईंधन की बढ़ती हुई कमी के कारण भारत में परमाणु ऊर्जा का महत्व अधिक बढ़ रहा है। परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल की भारत व संसार में उपलब्धता की विवेचना करने बोल रहा है। ठीक है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस पेपर के लिए है आपका, इट इज़ सेड दैट इंडिया हैज़ ए सब्सटेंशियल रिजर्व ऑफ शेल ऑयल एंड गैस which can feed the needs of the country for quarter century. However, tapping of the resource does not appear to be high on the agenda. Discuss critically the availability and issue involved. यहाँ पूछा गया कि यह कहा जाता है कि भारत में देश की 25 वर्ष की आवश्यकता पूर्ति के लिए शिला, तेल और गैस का पर्याप्त भंडार है, तथापि कार्य सूची में संपत्ति की निकासी उच्च स्थान पर नजर नहीं आती। इसकी प्राप्यता तथा आवश्यक समस्याओं की समालोचनात्मक विवेचना करने बोल रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग एक बार ओवरव्यू करते हैं और बताते हैं कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ था आपका आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन था। इसमें दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से अधिक उपयोगी न होते हुए संगम साहित्य उस समय की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का अत्यंत प्रभावी शैली में वर्णन करता है, इस पर टिप्पणी करने बोला था। तो ये आपका देखिए संगम लिटरेचर के बारे में आपको यहाँ लिखना बोल रहा है कि यहाँ उस टाइम आपका इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, और सोशल कंडीशन को ये आपका शो कर रहा था, तो इसको आपको इसमें लिखना है। तो ये भी आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका तांडव डांस के बारे में पूछा था 2K में, जो कि आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड था। ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। नेक्स्ट में चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट ए हाई वाटरमार्क इन द रिवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या है ना, चोला आर्किटेक्चर के बारे में बताया गया कि उस टाइम आपका टेम्पल आर्किटेक्चर में इसका बहुत बड़ा रोल था, वाटरमार्क का काम करता था। ये भी आपका इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें क्या है ना कि आयु लिंग तथा धर्म के बंधन से मुक्त होकर भारतीय महिलाएं भारत के स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी बनी रही, विवेचना कीजिए। ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल ये भी क्वेश्चन है, इसको आसानी से किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था ना आपका, सेवरल फॉरेनर मेड इंडिया देयर होमलैंड एंड पार्टिसिपेटेड इन वेरियस मूवमेंट, एनालाइज देयर रोल इन इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। देखिए ये भी आपका इजी टू मॉडरेट लेवल ही क्वेश्चन कहा जाएगा। इसमें आपका सिंपली नाम वगैरह लिखना है कि ये लोगों का, इस फॉरेनर का इंडिया में किस तरह योगदान था, उसको हाईलाइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी आपका इजी टू मॉडरेट था। नेक्स्ट में आपका क्या है, लॉर्ड डलहाउस के बारे में पूछा गया था कि ये फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया है, इसके बारे में इलेबोरेट करने बोला था। ये भी आपका मॉडरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिटिकली डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट के बारे में पूछा है, आचार्य विनोबा भावे के बारे में। ये भी आपका मॉडरेट क्वेश्चन मान सकते हैं। नेक्स्ट में जय जवान जय किसान, ये आपका इजी क्वेश्चन था, इसको हाईलाइट करना था। फिर नेक्स्ट में आपका मौलाना अबुल कलाम का प्री और पोस्ट हिस्ट्री इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या योगदान था, ये भी इजी क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनालाइज द, अगर आपको किसी में अगर डिफ़िकल्टी लग रहा है तो आप क्या कीजिएगा ना, क्वेश्चन को आप गूगल में सर्च कीजिएगा। ठीक है, उस टॉपिक को क्या कीजिएगा ना, उस पर एक बार जाके सर्च करके एक बार पढ़िएगा, तो इससे क्या आपको आइडिया आ जाएगा और आपका इसमें प्रिपेयर हो जाएगा ये टॉपिक, फिर आपको भी आसान लगने लगेगा। फिर नेक्स्ट में आपका ताशकंद एग्रीमेंट के बारे में पूछा गया था, ये भी आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपल्सन विच प्रोम्प्टेड इंडिया टू मेक ए डिसिसिव रोल इन इमरजेंसी ऑफ बांग्लादेश, ये आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, ये जापान वाला था, ये आपका मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, 11 वाला, ये आपका एक्चुअली करंट से और आपका क्या हो गया ना, मॉडर्न से दोनों मिलता जुलता है। अगला आपका अफ्रीका, ये भी आपका मॉडर्न टू हाई लेवल क्वेश्चन है, 12 वाला। 13 वाला भी आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। फिर 14 वाला अगर हम लोग देखते हैं तो इजी टू मॉडरेट मान सकते हैं, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में पूछा है। 15 में आपका क्या है ना,
वेरियस सोशल प्रॉब्लम के बारे में पूछा गया, स्पीड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो ये आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है जिसको सोच के लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन में आपका मेल मेंबरशिप नीड टू बी इनकरेज इन ऑर्डर टू मेक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन फ्री फ्रॉम जेंडर बायस। ये भी आपका इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका ग्लोबलाइजेशन, ये आपका इजी क्वेश्चन है। एजेड पीपल पर आपका क्या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है आपका रीजनलिज्म के बारे में पूछा था कि रीजनलिज्म के बारे में भी हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है जीएस में, ठीक है। तो इसके बारे में आपको लिखना था। ये भी आपका इजी ही कहेंगे क्योंकि देखिए यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें आपका क्या है ना, पॉइंट मेंशन कर दिया है, इसीलिए उसके बाद भी अगर हम लोग इसको टफ बोलते हैं तो ये मतलब उस टॉपिक पे अभी कमांड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। क्या करेंगे, एक बार जाके सर्च करेंगे रीजनलिज्म करके और उसके इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या क्या है आपका सेपरेट स्टेट के लिए। फिर अगला में आपका क्या आ रहा है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में पूछा गया है। ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। इसमें हाँ हालांकि आपका एविडेंस के बारे में दिया गया इसीलिए इजी टू मॉडरेट इसको हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट में फेलिन और इसका किस तरह नाम करता है, तो ये आपका मॉडरेट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट में 20 में आपका क्या था, हीट आइलैंड इन अर्बन हैबिटेट ऑफ द वर्ल्ड। ये आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन हो गया। मॉडरेट टू हाई लेवल भी आप कह सकते हैं 20 का ये। नेक्स्ट है आपका 20 का भी में आपका क्या है ना, टेम्परेचर इन्वेशन इन मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी में पूछा गया है। ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका मेजर हॉट डिजर्ट्स इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर आर लोकेटेड बिटवीन 20-30 डेक नॉर्थ लेटीट्यूड एंड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स वाई। देखिए ये वाला क्वेश्चन शायद हम लोगों ने ये मीडियम आपका क्वेश्चन है, मीडियम लेवल का। 22 में आपका क्या है ना, ब्रिंग आउट द कॉजेज फॉर मोर फ्रीक्वेंट ओकरेंस ऑफ द लैंडस्लाइड हिमालयन देन इन द वेस्टर्न। ये भी आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। 22 का बी में अगर हम लोग देखते हैं ये भी आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था। डेल्टा फॉर्मेशन के बारे में पूछा गया था। 23 में ए में अगर हम लोग देखते हैं ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ ओपनिंग न्यू शुगर मिल, ये आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है एनालाइज द फैक्टर दैट हाईली डिसेंट्रलाइज कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया। ये भी आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। 24 में अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन मान सकते हैं, ठीक है। और 25 का आपका पूछा गया है, इसमें भी आपका ये भी आपका इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। तो ओवरऑल हम लोग अगर कर सकते हैं तो इसमें इजी टू मॉडरेट लेवल ही पेपर आया, लेकिन जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो उस टाइम में आंसर राइटिंग में भी डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह उसको लिख रहे हैं, ठीक है। नीट एंड क्लीन होना चाहिए, फिर जो इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए गए हैं उसको भी फॉलो करना चाहिए उसके बेसिस पे। ऐसे हालांकि ओवरऑल पेपर आपका इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है जिसमें से आपको आसानी से मतलब सब क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आंसर को जब राइटिंग करते हैं तो उस टाइम हम लोग को बहुत सारे बातों को ध्यान देना पड़ता है, उसको ज़्यादा फोकस करना है। आप लोग क्या कीजिएगा, ये हम लोग जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं इसमें आपका 25 क्वेश्चन है। इसी तरह 2013 के बाद और भी 14-15 का जो हम लोग डिस्कस करेंगे ईयर वाइज क्वेश्चन में, उसमें क्या कीजिएगा ना, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो डेली आपको क्या करना है, उसका टॉपिक लिखना है और उसको सर्च करना है, उस पर शॉर्ट नोट्स बना के अपना कॉपी में रखना है, ठीक है। या फिर आप डिजिटली भी आप क्या कर सकते हैं, नोटपैड में बना के रख सकते हैं और डेली आपका 25 टॉपिक करके क्लियर हो जाएगा इससे। तो आपका 10 इयर्स का अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका बहुत सारा टॉपिक हो जाएगा। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।